नमस्कार बच्चों। और जैसा कि हम बात कर लें आपसे कि हमारा सेट 4 की बात कर रहे हैं, सेट 4 में मैथ्स की बात कर रहे हैं और सारी चीज़ें आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सेट 4 के पहले अगर मैं बात कर लूँ तो मैंने सेट 1, सेट 2, सेट 3 2023 के 20 सेट डाल रखे हैं और साथ ही साथ अगर मैं बात कर लूँ तो 2024 के 7 सेट मैंने मैथ्स के करवा रखे हैं। इसका लिंक मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, आप उसको जाके क्या कर लेंगे, रेफर कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें कि अगर आपको किसी तरह की समस्याएं आ रही हैं मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर। और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। किससे बात करने जा रहे हैं? पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सिलेबस से कटा हुआ है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे, अगर आप देखना चाहें तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारा कह रहा है कि 17/2² इंटू 5 का दशमलव प्रसार सीमित रूप से कैसा है। तो ये वैसे तो सिलेबस से कटा हुआ है, बताया गया है, लेकिन ये करने लायक क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो हम इसको समझ लेंगे क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ध्यान दीजिएगा 2² इंटू 5 है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मुझे कितने 17/2² इंटू 5 है, तो हम इसको किससे कन्वर्ट कर लेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक 5 ऊपर से और एक 5 किससे नीचे। आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 के आसपास आएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। इसको आप जानते हो कि ये हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में है तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ये करोगे तो कितना आएगा, पॉइंट के कितने डिजिट तक जाएगा, 2 डिजिट तक जाएगा। जनरली हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा सही होगा। वैसे ये पेपर में आएगा नहीं क्योंकि ये सिलेबस से क्या हो चुका है, कट चुका है। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी हमारा 2 का आता है, 2 के पावर समथिंग आता है तो उतना ही हम 5 की पावर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, 5 और 2 मिलाकर 10 हो जाता है। 10 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, जिसको बोल रहे हैं दशमलव में हमारा आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगी, यहाँ दिक्कत होगी। तो पहला नंबर का ऑप्शन आपका कौन सा रहा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे, दूसरे नंबर की। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बिंदु की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे आपसे बात कर रहा है, ये सिलेबस में है आपके, कह रहा है कि ये हम जानते हैं ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, इधर भी एक्स अक्ष होता है लेकिन नेगेटिव में होता है, ये हमारा माइनस में नेगेटिव होता है। माइनस और प्लस दे रखा है, मतलब माइनस इधर है प्लस इधर है, कुछ यहाँ पे जाएगा -3, 5 ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि y अक्ष से दूरी कितनी होगी। देखो y अक्ष कौन सा है, ये y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है आप बताओ, ये 3 है। कितनी है, 3। तो 3 मात्रक होगा जनरली, -3 आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, -3, ठीक है ना। तो ये हमारा दूरी कितना होगा, -3। तो यही आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। दूसरे में हमारा कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है संख्या के 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग। देखो 144 का मतलब क्या, 144 का मतलब हम जानते हैं, 144 का मतलब हम जानते हैं 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर का मतलब कितना, 3 × 4 का स्क्वायर, 3 × 4 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इंटू कितना, 4 का स्क्वायर, यही तो होगा। तो हमारा मेनली अगर मैं बात कर लूँ इसके अभाज्य गुणनखंड अगर कर रहा है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 के स्क्वायर का स्क्वायर। या तो तुम डायरेक्ट एलसीएम निकाल के कर सकते थे, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 4 और 3 अगर मैं बात कर लूँ अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग हम बात कर लेंगे तो 6 आएगा। कितना आएगा, 6। तीसरा नंबर हो गया आपका। अब हम बात कर लेंगे, ये हमारा 6 आएगा, घात आपको जोड़नी थी, 2 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो हमारा 6 आ गया। अब आगे चलते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद बात कर ले चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात कर ले तो ये दिया गया है कि ल सप हमें दे रखा है, एलसीएम हमें दे रखा है और म सप हमें दे रखा है। तो निकालना क्या है, दिया गया है ल सप इतना है, अच्छा 2 संख्याओं का दे रखा है इतना है, तो हम बात कर लेंगे हमें क्या निकालना है, म सप निकाल। देखिए आप जानते हो कि ल सप और म सप जिसको बोलते हैं एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये मैं बात कर लूँ जो दोनों का क्या होता है, गुणा होता है। ये दोनों संख्याओं के गुणज की क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही तो होता है। तो आप जानते हो यहाँ पे कि अगर मैं एलसीएम की बात कर लूँ तो एलसीएम कितना होता है, 3168। और इसी तरह की बात कर ले एचसीएफ मुझे निकालना है, एचसीएफ में क्या करना है, निकालना है। दोनों संख्याएं कितनी है हमारी, 132 गुणे कितना, 288। यहाँ से निकाल लेंगे एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 132
गुणे 288 बटे कितना 3168। सॉल्व कर लोगे आप तो आप देख रहे हो कि 4 से हमारा कट सकता है, लास्ट की डिजिट अगर मैं चेक करूं तो ये कटेगा। 4 से काट लेते हैं सीधे सीधे, 4 हम बात कर लेंगे, 4 सत्ते 28, 3 बात कर लेंगे, 4 9 36 और 4 दूना 8, यहाँ पे भी काट लेंगे, 4 3 12, 4 3 12। ये अगर हम देख पाएँ तो 11 से डायरेक्ट कट जाएगा, 11 से 23 77, 11 दूना 22, 11 3 33, यहाँ कर लेंगे, 3 से काट लीजिए, 3 दूना 6, 3 चौके 12। अगर हम बात कर लें यहाँ हमारा डायरेक्ट कट जाएगा, 24 से हम काट लेंगे तो 24 से कम 24, 24 दूना कितना 48, तो 12 के आसपास आएगा। किसके आसपास आएगा 12 के आसपास। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। तो आपको यहाँ सीधे सीधे क्या है दिख रहा है आंसर कि हाँ कुछ करना नहीं था, गुणा भाग करना था। चलते हैं आगे, 5वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे, यहाँ पे 3x स्क्वायर द्विघात समीकरण दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 हमें दे रखा है। कह रहा है कि मूल बराबर है। मूल बराबर होने का मतलब क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना है 0 है। मूल बराबर है मतलब कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 0। मतलब मैं बोल सकता हूँ b स्क्वायर बराबर कितना होगा 4ac। b का मान अगर मैं देख पाऊँ तो ये -12 है, -12 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू c का मान हमें देखूँ तो कितना है m है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 12m बराबर कितना हो गया 144, और यहाँ कर लेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा 144/12 या 12, इसको हम करेंगे तो कितना आएगा 12। ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। आगे बात कर लेंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। 6वां नंबर क्वेश्चन हम बात कर लेंगे। कह रहा है मूलों का योग कितना होगा। आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a, -b/a। तो हम जानते हैं -b/a अगर हम करेंगे तो -3 कितना 5, तो कितना आ जाएगा 3/5, कितना आ जाएगा 3/5। तो 3/5 आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6वें नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन की। 7वां नंबर कह रहा है कि हमें कोई हल नहीं है। यहाँ पे बोल रखा है 2 समीकरण दे रखे हैं और उससे पूछ रहा है हमारा कोई हल नहीं है, लैम्डा का मान ज्ञात करिए। देखिए आप जानते हो जब कोई हल नहीं होता है तो उस समय हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। रेखाएं कैसी होती है, समांतर। तो समांतर होंगी तो कोई हल ही नहीं होगा। असमांतर की कंडीशन क्या है, हम जानते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, b1/b2 नॉट इक्वल टू कितना c1/c2। और इसी तरीके अगर मैं बोलूँ संपाती होता है तो a1/a2 इज इक्वल टू जिसको बोलते हैं कोलिनियर, b1/b2 इज इक्वल टू कितना c1/c2। ये होता है हमारा। ये तब होता है जब कई सारे हल होते हैं। ये इसको बोलते हैं हम क्या, कोलिनियर बोलते हैं, या हम बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कि इसको मुझे सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो इसको कंपेरिजन करेंगे, a1x प्लस b1y बराबर किससे, c1 से, a2x प्लस b2y बराबर किससे, c2 से। तो तुलना करोगे x का x से यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। तो यहाँ a1/a2 मतलब कितना हो गया 1, a1/a2 मतलब कितना 2। यहाँ पे तो x है हमारा, a2 कितना हो जाएगा 2। b1 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे b1 अगर बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2, और b2 अगर मैं बात कर लूँ तो कितना हो जाएगा लैम्डा, कितना हो जाएगा लैम्डा। सॉल्व कर लोगे यहीं से तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 4, लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 4। तो ऑप्शन में अगर मैं देख पाऊँ तो ऑप्शन नंबर डी मुझे क्या दे रखा है 4 दे रखा है। कितना दे रखा है 4, यही हमारा क्या होगा ऑप्शन होगा। तो 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर। आगे चलते हैं, 7 नंबर के बाद बात कर लेंगे यहाँ पे जो हमें दे रखा है 8 नंबर। 8 नंबर हमसे कह रहा है कि -4 2 और 5 6 रेखाखंडों के जोड़ने। देखो मध्य बिंदु बोल रखा है, मध्य बिंदु जब भी बोले आप बहुत ध्यान देना कि मध्य बिंदु का मतलब ये हमें लाइन दे रखी है, ये -4 दे रखा है, -4 2 और हम बात कर लें 5 6 है। इनका मध्य बिंदु हमारा ये दे रखा है a/8 और ये कितना दे रखा है 4। तो हम जानते हैं जब मध्य बिंदु होता है तो हम बोलते हैं ये x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं y2 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ ध्यान समझो कि जब भी मध्य बिंदु की बात करते हैं तो आपका फार्मूला होता है मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आपके, ये होता है हमारा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2।
डायरेक्ट हम बात कर लेंगे। तो यहाँ से निकालोगे तो कितना होगा, ये आता है a/8 और इधर कितना हो गया 4। जब यहाँ सॉल्व करोगे x1 + x2 तो मतलब -4 + 5 बटे कितना 2। x1 तो -4 था, x2 5 था तो ये रख दिया। y1 कितना है 2 और y2 कितना है 6, तो 2 + 6 बटे कितना 2। हल कर लोगे तो हो जाएगा a/8 और इधर कितना हो गया 4। यहाँ बात कर लेंगे कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ बात कर लेंगे 8/2 का मतलब कितना 4। कंपेरिजन कर लो a/8 बराबर कितना 1/2, a बराबर कितना आ जाएगा 8/2 मतलब कितना आ जाएगा 4, a बराबर कितना आ जाएगा 4। यही आपसे पूछ रहा था a का मान कितना होगा, तो a का मान कितना होगा 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपसे दे रखा है दिए गए त्रिभुज ABC में BC समांतर किसके है, PQ के, और कह रहा है PQ/BC हमें क्या है दे रखा है, PQ/BC हमें क्या है दे रखा है 1/3। आपसे कह रहा है AP/PB का अनुपात कितना होगा। अब ध्यान समझिए कि हम जानते हैं कि जब ये त्रिभुज APQ त्रिभुज ABC के समरूप होगा, तो जब त्रिभुज APC समरूप होगा त्रिभुज ABC के, क्योंकि समांतर दे ही रखा है, भुजाएं अनुपातिक हैं, तो हम बात कर लेंगे यहाँ पे AP मतलब ये AP/AB बराबर हम बात कर लेंगे यहाँ PQ/ कितना BC, और यहाँ PQ/BC कितना दे रखा है 1/3। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ मुझे क्या चाहिए, AP/AB है, AP/AB है, मुझे चाहिए क्या, मुझे AP/PB चाहिए। इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, करूँगा तो कितना हो जाएगा AB/AP और इधर कितना हो जाएगा 3। इसको मैं लिख सकता हूँ, AB को क्या लिख सकते हो, AB को देखो AB को लिख सकते हो AP और PB, तो हम बात कर लेंगे AP + PB बटे कितना AP बराबर कितना 3। इसको हल करेंगे अगर हम तो AP/AP + PB बटे कितना AP बराबर कितना होगा 3। ये कटेगा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा PB/AP बराबर 1 आएगा, ये इधर जाएगा 3 - 1 मतलब कितना 2। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे ये PB/AP है, PB/ क्या है AP, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AP/PB सॉरी AP/ कितना PB, तो कितना होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा C। ध्यान रखना है यहाँ पे कैसे करना है आपको, ये बात समझ में आनी चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर करके क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी कंफ्यूजन आती है ऐसे क्वेश्चंस में, तो हमें क्या करना है बहुत अच्छे से करना है। कैसे करना है, बहुत अच्छे से करना है। आप ध्यान रखिए यहाँ पे बोल रखा है ये सिलेबस से क्या हो चुका है, हट चुका है। 10वां नंबर क्वेश्चन अगर मैं बात कर लूँ तो 10वां नंबर आपसे कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है सिलेबस में, तो देख लेते हैं है क्या पहले तो, ठीक है ना। कह रहा है त्रिभुज ABC में AB दे रखा है, AC दे रखा है, BC दे रखा है, कोण B की माप होगी। माप ओप नहीं पूछता है अभी, वैसे तो फिर भी आप देख लो अगर देखना है तो। हम जानते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC बना लेते हैं, त्रिभुज ABC क्या कर लेते हैं बना लेते हैं। A हो गया, B हो गया, C हो गया। AB बराबर दे रखा है 6√3 और AC बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 6। देखो एक बात समझो कि 6 दूना 12 तो ऐसे ही हो गया, 12 में 1.7 का गुणा कर है मतलब कुछ ज़्यादा होगा, कुछ क्या होगा ज़्यादा। और हम जानते हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमारा क्या है यहाँ पे ज़्यादा होता है त्रिभुज में, और संभवतः ये हम बात कर लें कि 90 डिग्री को फॉलो कर सकता है। तो एक बार चेक कर लेंगे, 12 स्क्वायर हो जाएगा 6√3 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक कर लेंगे। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो वैसे भी ये सिलेबस से क्या होगा आपका बाहर होगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 36 गुणे कितना हो जाएगा 3 और इधर कितना हो जाएगा 36। 36 कॉमन ले लेंगे, 36 क्या कर लेंगे कॉमन, 3 + 1 आ जाएगा। तो 36 गुणे कितना हो जाएगा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 4 3 12 2 14। तो आ रहा है मतलब 90 डिग्री ही क्या होगा सही होगा। आपसे बस कोड की बात किया है तो कोड आप बता देंगे कि ये किस पे है 90 डिग्री पर है, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन भी हमसे कह रहा है कि सिलेबस से क्या हो चुका है हट चुका है, स्टार मार्क किया हुआ है। तो स्टार मार्क जहां पर जहां है आप समझ जाइएगा कि सिलेबस से क्या है बाहर है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वैसे संगत भुजाओं का हमें क्षेत्रफल बोल रहा है, दो त्रिभुजों का हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC है, त्रिभुज क्या है ABC है। आप जानते रहिए एक आध नंबर के क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर आ जाता है क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमसे बोल रहा है, क्षेत्रफल A हम बात कर लेंगे, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हम बात कर लेंगे। ये 1 है और ये क्या मान रहा हूँ 2।
तो इनके क्षेत्रफल हमारे कितने हैं 16/25। भुजाओं का हमें क्या कर रहा है, संगत भुजाओं का अनुपात। आप जानते हो कि संगत भुजाओं को हमारा वर्ग के अनुपात के बराबर होता है AB स्क्वायर बटे कितना PQ स्क्वायर बराबर कितना 16/25। यहाँ कर लेंगे तो AB बटे PQ कितना आ जाएगा, AB बटे PQ आ जाएगा 4/5। कितना आ जाएगा 4/5। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपको सही होगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। 11 नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात कर लेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। AB बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखा है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, BD बराबर 2 सेंटीमीटर और CD बराबर 4 सेंटीमीटर। कोण का अनुपात आपसे पूछ रहा है, BAD मतलब ये वाला कोण और CAD मतलब ये वाला कोण। आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं देख पाऊँ AB बटे AC हमारा कितना आ रहा है, AB बटे AC 3/6 मतलब कितना आ रहा है 1/2। कितना आ रहा है 1/2। ठीक इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ BD बटे CD, BD बटे कितना CD, ये कितना आ रहा है 2/4 मतलब कितना 1/2। हम देख पा रहे हैं ये जो भुजा है ये ऑलरेडी क्या कर रही है, इसको दो हमारा क्या कर रहा है अनुपातिक भुजाओं में हमारी क्या कर रही है, बांट रही है। और ये त्रिभुज इस त्रिभुज के हमारा क्या होगा, समरूप होगा जनरली। तो हम देख पा रहे हैं जब ये अनुपातिक बांट रही है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये AD भुजा क्या कर रही है, इसका अर्धक कर रही है। क्या कर रही है, अर्धक कर रही। अर्धक करने का मतलब मैं बात कर लूँ कि ये समान भागों में क्या कर रही है, हमारा बांट रही है, समान अनुपात में क्या कर रही है, बांट रही है। तो ये कोण भी हमारे क्या होंगे, बराबर। कोण बराबर होंगे तो अनुपात भी हमारा क्या आएगा, 1/1 आएगा। क्या आएगा 1/1, क्योंकि किसी भी कोण का अगर वो कोण बराबर ही रहेगा तो अनुपात अगर निकालोगे भी तो कितना आएगा, वो 1/1 ही आएगा। कितना आएगा 1/1। कोण BAD और कोण CAD कितना आएगा 1/1। ठीक है ना, ध्यान ये रखना है बस कि AD भुजा हमारी क्या कर रही है, इसका अर्धक कर रही है। जनरली अर्धक करने का मतलब इसको अनुपातिक भुजाओं में बांट रही है और ये अनुपातिक पहले से ही है हमारा, तो हम देख पा रहे हैं समरूप होगा, इसलिए हमारा क्या बोल सकते हैं 1/1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे 1/1। आगे बात कर लेंगे 12 नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है सिलेबस से कटा हुआ है। सिलेबस क्या है, कटा हुआ है। करने लायक क्वेश्चन है, पूरा कोड का है, आप ध्यान रखिएगा। करना है, क्या करना है, करना है। साइन हम बात कर लेंगे 90 माइनस, देखो 31 और 59 दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा 90 आएगा। तो 90 माइनस 59 इसको लिख सकता हूँ, जब इसको साइन 90 माइनस 59 लिख सकता हूँ। और एक cos 59 पहले से ही दे रखा है। cos 59 क्या है, पहले से ही दे रखा है। ध्यान ये रखना कुछ क्वेश्चन हमारे क्या है, सिलेबस से कटे हुए हैं, बट 1 नंबर के क्वेश्चन आपसे 2024 के पेपर में ऐसे पूछे गए थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो आप थोड़ा बहुत उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, cos थीटा। क्योंकि ऐसा नहीं सारे नहीं पढ़ना है आपको, मैं सारे पढ़ने के लिए कतई नहीं कह रहा हूँ, लोड नहीं लेना है लास्ट टाइम पे, बट आपको कुछ क्वेश्चन लगा के चलने हैं अगर आपके स्कोर अच्छे आने की उम्मीद है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है कि 1 सही होगा। कौन सही होगा, 1 सही होगा। आगे बात कर लेंगे अब 13 बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर, A और P से बिंदुओं को देख रहे हैं, देखने पर अनुमान कोणों की माप होगी। देखो अनुमान कोण का मतलब क्या, इस कोण की बात कर रहे हैं हम, इसको देखेंगे तो ये 45, तो ये भी कितना होगा 45। लेकिन यहाँ ध्यान रखो, यहाँ गलतियां होंगी, ये 60 तो ये 60 नहीं हो जाएगा। आपको ध्यान ही रखना है, ये वाला कोण की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ ये 60 तो ये कितना होगा, ये 30 होगा। ये कितना होगा 30, तो ये कितना होगा 30। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ आंसर क्या होगा 45 और 30 होगा। क्या होगा 45 30। कई बार जल्दी में आप 45 और 60 लगा दोगे और वही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी सिलेबस से क्या है, कटा है। ठीक है ना, तो कटा हुआ है लेकिन क्या है, परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से क्या है, समान है। यदि एक वृत्त की परिधि, करने लायक क्वेश्चन है, परिधि और हम बात कर लेंगे क्षेत्रफल हमारा संख्यात्मक रूप से क्या है, समान है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, पाई आर कटा आर बराबर कितना 2, आर बराबर कितना 2। तो ऑप्शन कौन सही होगा, 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, बात कर लेंगे अगला नंबर 16 नंबर भी कह रहा है, ये कटा हुआ है सिलेबस से, लेकिन ठीक है पिघलाकर बात कर रहा है, मेल्ट करके, तो करने लायक क्वेश्चन है। हम बात कर लेंगे घनाभ की विमा हमें दे रखी, L बराबर 9, B बराबर 8 और H बराबर कितना है 2 मीटर। तो हम जानते हैं पिघलाकर 2 मीटर कोर का एक घन बनाया जाता है। ध्यान देना, घनाभ का जो आयतन होगा, घनाभ का जो आयतन होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, घन के आयतन के बराबर होगा, जिसको बोल रहे हैं क्यूबाइड का आयतन हमारा किसके, क्यूब के आयतन के हमारा क्या होगा, बराबर होगा। जनरली 9 गुणे 8 गुणे 2 हमारा है, LBH फार्मूला होता है, कितना होता है L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ कितना होता है A का क्यूब, कितना होता है A का क्यूब। A का क्यूब का मतलब 2 मीटर कोर का हमारा क्या क्यूब।
तो कह रहा है इस प्रकार बने घनों की संख्या कितनी होगी। तो मान लो n घन बन रहे हैं, कितने घन बन रहे हैं, n घन बन रहे हैं। तो हम बात कर लेंगे n बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणे 8 गुणे 2 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 2 2 कटा 8 आ जाएगा, 9 दूना कितना 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे 16 नंबर के बाद 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, आपसे पूछ रहा है निम्न सारणी का माध्य होगा, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है। अब एक बात समझो कि मध्य बिंदु ये f है, ये क्या है f है, मध्य बिंदु निकालोगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 15। कैसे निकालते हो, दोनों को जोड़कर बटे 2 करते हो, ये आएगा 25 और ये कितना आ जाएगा 35। और इसी तरीके ये बात कर लेंगे कितना 45। 5 चौके मैं बात कर लूँगा f इंटू एक्स, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 15 पचे कितना हो जाएगा 75, 25 छक्का कितना हो जाएगा 150। और इसी तरीके बात कर लेंगे 5 चौके 20 और 4 3 12 तो कितना हो जाएगा 14, 140, ये कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45। तो जनरली हमारा यही आएगा। अगर मैं इनको सम करता हूँ, क्या करता हूँ, सम करता हूँ, सिग्मा एफ एक्स निकालता हूँ। तो सिग्मा एफ एक्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, 5 5 10, ये कितना आ जाएगा 10, ये 0 आ जाएगा, 4 4 8 5 13, 13 7 20, 20 2 22, 7 2 9 हम बात कर लेंगे, 9 5 14, 14 4 18, 18 4 हम बात कर लेंगे 22। और यहाँ पे आपका कितना था, एक कैरी था, 23 हो जाएगा। तो हम बात कर लेंगे अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये कितना है 430 के आसपास, कितने के आसपास 430 के आसपास। यहाँ पे करेंगे सिग्मा एफ, तो कितना है 4 5 9 6 15 4 19, एक कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ बराबर आ जाएगा 20। सिग्मा एफ बराबर कितना आ जाएगा 20। आप जानते हो कि सिग्मा एफ एक्स ये हो गया और माध्य पूछा है, तो माध्य बराबर कितना होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे कितना, सिग्मा एफ, तो हो जाएगा 430 बटे कितना, 430 बटे 20। यहाँ से करेंगे तो 21.5 के आसपास आंसर आएगा। ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे 17 नंबर के बाद हम 18 नंबर की बात कर लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि दिए गए आंकड़ों में समांतर माध्य, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होना चाहिए, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर हम जानते हैं 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, माध्यिका माइनस 2 गुणे कितना माध्य। ये फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला है। आपसे माध्यिका पूछा है, बहुलक हमें दे रखा है, बहुलक माध्य और बहुलक दे रखे हैं, मतलब 3 गुणे माध्यिका हम बात कर लेंगे मीडियन, कैपिटल एम से लिख रहे हैं इसको, मीन लिख दे रहे मीडियन, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, बहुलक हमें दे रखा है, बहुलक का मान कितना दे रखा है 16, कितना दे रखा है 16। और यहाँ बात कर लेंगे माध्य का मान कितना दे रखा है 28, इधर भेजिए तो हो जाएगा 16 प्लस 2 गुणे 28, और ये गुणे में है, इधर आगे क्या हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा माध्यिका या मीडियन जिसको भी बोल रहे हो। तो हमारा कितना आएगा, यही आएगा 16 प्लस 8 दूना हम बात कर लेंगे 16, एक आएगा 2 दूना 4 1 5 बटे 3, 6 6 12 2 5 1 6 1 कितना हो गया 7, 3 दूना 6 3 चौके 12, ऐसा समथिंग आएगा। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी 24, माध्यिका कितनी हो जाएगी 24। मैं आंसर मिलाते हुए चल रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। 18 का सी आएगा, 18 कितना आएगा सी। आगे बात कर ले हम 19 नंबर की बात कर लेते हैं, किसी बात कर लेते हैं 19 नंबर की। कह रहा है ये हमें दे रखा है बहुलक बारंबारता, हमसे पूछ रहा है किसका ज्यादा होगा, कौन से बंटन बारंबारता की हमसे पूछ रहा है, बहुलक हमारा होगा। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछ रहा है मोड के लिए, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा 8 है, तो उसी के सामने वाला क्या होगा बहुलक का, ये होगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा, बी ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन है। आगे बात कर लेंगे 19 नंबर की बात बारंबारता का माध्यिका वर्ग आपसे पूछ रहा है। देखो माध्यिका वर्ग निकालते समय यहाँ पे हो क्या गया था, मिस प्रिंटिंग हो गई थी, आप ध्यान रखना। पहला नंबर डिजिट आपका नहीं है, दूसरा नंबर डिजिट ही है। तो हम निकालते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं बारंबारता, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, जिसको बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला नंबर तो सेम होता है, दूसरा नंबर हम क्या करते हैं ऐड, 5 4 9, इसी तरीके 13 9 कितना हो जाएगा 22, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42, और ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50। तो n का मान कितना आया 50, n का मान कितना आया 50, तो आप n/2 निकाल दो, 50 बटे 2 का मतलब कितना 25, कितना आता है 25। अब देखो 25 कहाँ आएगा आपका, 25 जब भी आएगा हम बात कर लेंगे इस वाले वर्ग में आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 30 40, कितना होगा 30 40। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारा यही आएगा। आपसे वर्ग बस पूछा था, वहीं तक क्वेश्चन है। 20 नंबर हो गया हमारा। अब देखो 1 नंबर के क्वेश्चन हो चुके, 1 नंबर के क्वेश्चन क्या हो चुके। अब हम बात कर लेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कि बार बार रिपीट करता है, ये आता ही आता है घूम फिर के। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 हमारा क्या है, हमारा
इरेशनल नंबर है जिसको बोलते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। अब ध्यान दो यहाँ पे, जब भी मैं बात कर रहा हूँ अपरिमेय संख्या की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, अपरिमेय संख्या की। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या में तुम्हें क्या कर लेना है, मान लेना है कि √3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जहां हम बात कर लेते हैं कुछ अभाज्य संख्याएं a और b, तो a और b के अनुपात में, जहां b बराबर कभी 0 नहीं होगा। तो परिमेय संख्याओं में b बराबर कभी भी हमारा 0 नहीं होगा, क्योंकि हम बात करें अगर 0 हो जाएगा तो इसका मान अनंत हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं ऐसा। हम बात करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो कितना होगा, a² / b² = 3, और इधर गुणा करेंगे तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 3b² हो जाएगा। जब इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, a² बराबर 3b² बोल रहा है, मतलब ये जब भी होगा 3 के गुणज में होगा, किसमें होगा, 3 के गुणज में। जब 3 के गुणज में होगा या 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूं जब 3 a² को काट रहा है तो a को भी काटेगा, स्वाभाविक सी बातें हैं। अगर 9/3 मैं बोल रहा हूँ, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, ये ऑलरेडी 3 से कट रहा है, तो 3 भी तो 3 से कटेगा, तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है। मान लिया मैंने कि ये जो a है वो 3 के गुणज में है, क्योंकि ये 3 से कट रहा था, तो मैं बोल सकता हूँ c कोई पूर्णांक है जिससे हमारा क्या हो रहा है, कट रहा है। दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो a² बराबर 9c² हो जाएगा, और यहाँ पे मैं पहले से ही देख रहा हूँ कि a² बराबर 9c² हो गया, और ये चीज मैंने पहले से ही बता रखा है कि a² बराबर कितना है, 3b² है। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर किससे, 1 से, समीकरण नंबर 1 से आप बोल सकते हो कि हमारा a² बराबर कितना दे रखा है, 3b² पहले से ही दे रखा है। मतलब यहाँ क्या आ गया, ये आ गया कि b² बराबर कितना आ जाएगा, 3c²। मतलब b क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है, b क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है। हम देख रहे हैं कि 3 को विभाजित, 3 b को भी विभाजित करेगा, जब b² को कर रहा है तो b को भी करेगा, जैसे कि यहाँ बताया a² को कर रहा था तो a को भी करेगा, b² को कर रहा है तो b को भी करेगा। तो a और b में कम से कम हमारा क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। दोनों में हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा यह तथ्य जो हमारा आ रहा है कि a और b जो हमने मान रखा है, जैसे हमने क्या मान रखा है, यह मान रखा है a और b दोनों 3 का गुणज है। अब ये 3 का गुणज तो है नहीं, यहाँ पे अगर मैं देख पाऊँ तो यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं 1 के अलावा, तो ये जो माना गया है वो परिकल्पना क्या है, गलत है, इसलिए ये परिमेय नहीं है और क्या है, अपरिमेय है। तो इसमें लिखना है बस 2 स्टेप आप याद रखो। एक तो आपका ये वाला स्टेप कि हम बात कर लेंगे a² और b² इसको वर्ग करके जो हम निकाल रहे हैं, और जहां से हम प्रूव करेंगे कि a हमारा 3 के गुणज में है। जब a 3 के गुणज में है तो a बराबर 3c मान लेंगे, दोनों तरफ फिर वर्ग करेंगे। हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, a अब आ जाएगा, यहां से कंपैरिजन कर लेंगे इक्वेशन का, तो b भी हमारा 3 के गुणज में आ जाएगा। दोनों 3 के गुणज में आ रहा है, ऐसा स्वाभाविक हो नहीं सकता है, क्योंकि हम जानते हैं √3 में हमारा एक ही कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, तो ये हमारा क्या है, जो माना गया है वो गलत है, असली है हमारा क्या हुआ, यही होता है। लिखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको आता ही आता है। 2 नंबर क्वेश्चन तो फिक्स है, नंबर आपके पक्के हैं यहाँ से, तो हो जाएगा आपका। आगे बात कर लेंगे हम। यहाँ पे आपसे बोल रहा है यदि tan a + b की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, tan a + b की बात कर रहा है, tan a + b बराबर दे रखा है 1, कितना दे रखा है 1, और tan a - b बराबर दे रखा है कितना, 1/√3, कितना दे रखा है 1/√3। तो आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यहाँ पे हम बात कर लेंगे कितना होता है tan 45, कितना होता है tan 45, tan a + b। जनरली ये ऐसा मान लेते हैं लोग कि tan से tan कट गया, लेकिन ये tan इनवर्स जाता है, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप यही मान के चलिए a + b बराबर कितना, ये आ जाएगा 45। तो ये उधर जाता है tan इनवर्स और tan हमारा मिलकर, तब ये ऐसा होता है, tan इनवर्स हो जाता है और tan हो जाता है यहाँ 45। अब जाके ये क्या होता है, सिंप्लीफाई होता है, कटता नहीं है, बट मान लेते हैं हम लोग ऐसा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। tan a - b बराबर कितना, ये आ जाएगा tan 30, कितना आ जाएगा tan 30। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ a - b बराबर कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30, समीकरण नंबर 1, और इधर कितना, समीकरण नंबर 2। तो a + b हमें पहले से ही पता है, a - b इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हल करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर आप पूरी बातें लिखोगे एग्जाम में। 2a बराबर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कुछ भी मत करना, आपको पूरी की पूरी बातें क्या करनी है, लिखनी है, ताकि आपको नंबर क्या हो, स्टेप बाय स्टेप मिल जाए। यहाँ बात कर लेंगे 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 2 3 अच्छा 37.5 किया, 37.5 के आसपास आएगा, किसका 37.5 के आसपास आएगा।
और इसी तरीके अगर मैं b को निकाल लेता हूँ तो यहाँ से b को निकाल लीजिए। 37.5 ये हमारा पहले से ही आ रहा था, माइनस b बराबर कितना 30, और b बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5 माइनस कितना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5, कितना आ जाएगा 7.5। तो ये हमारा b का मान कितना हो जाएगा 7.5 और a का मान कितना हो जाएगा 37.5। ये हमारे क्या होंगे आंसर हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं हम बी नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात कर लेंगे सी नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है दो घनों के जिनमें हम बात कर लेंगे। देखो अब जब हमें आयतन बोल रखा है तो ये सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होगा। बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुई थी। यहाँ पे हम बात कर लेंगे घन है, दो हमारे क्या है घन है, ऐसा कुछ घन है, ठीक है ना, ऐसा कुछ घन है, दो घन है और संलग्न फलकों को मिलाकर घनाभ बनाया जाता है। तो हमने इसको मिला दिया, हमने दोनों संलग्न फलक जो है ये वाली फलक इसको मिलाकर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे घनाभ बना दिया। कह रहा है इसका आयतन हमें दे रखा है, इस घन का हमें आयतन दे रखा था कितना, ये दे रखा था वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम बात कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है जिसको बोलते हैं घन, तो होता है साइड का क्यूब, साइड का क्या क्यूब, मान लो ये साइड थी, साइड का क्यूब, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 64, तो हम बात कर लेंगे 4 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये ऑलरेडी मुझे 4 सेंटीमीटर पहले से ही पता था, ये 4 सेंटीमीटर था और ये भी कितना था 4 सेंटीमीटर था। ये ऊंचाई भी हमारी कितनी थी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी कितनी थी 4 सेंटीमीटर। आप ध्यान दो कि ये 4 सेंटीमीटर था और ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो आप 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा 8। तो हम बात कर लेंगे 4 4 8 हो गया हमारा। तो हम बात कर लेंगे L बराबर कितना हो गया, L बराबर जो ये आ रहा है जो बड़ी वाली भुजा है यही तो है L, L कितना आ गया, L हो गया 8 सेंटीमीटर और B हमारा कितना रहा 4 ही सेंटीमीटर रहा और H कितना रहा 4 ही सेंटीमीटर रहा। आपसे पूछ क्या रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है घनाभ का। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हो ये होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है। पुट कर लेंगे हम इसमें 2, ये हो जाएगा 8 गुणे 4 प्लस यहाँ बात कर लेंगे 4 गुणे 4 प्लस 8 गुणे 4, ऐसा समथिंग होगा। कर लोगे कैलकुलेशन, 2 32 16 और इधर कितना हो जाएगा 32, तो इधर कितना हो जाएगा 2 6 8 8 2 10, एक आ जाएगा 3 1 4 4 3 7 1 कितना हो जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 160 के आसपास आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 160 आएगा। तो ये सी नंबर ऑप्शन अगर मैं बात कर लूँ आपसे तो 160 हमारा क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर आएगा और यही आपको क्या होगा फाइनल आंसर होगा। चलते हैं आगे, सी नंबर के बाद बात कर लेंगे डी नंबर की बात कर लेंगे, इसी बात कर लेंगे डी नंबर। कह रहा है माध्यिका ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए माध्यिका। तो आपसे बोल रहा है यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल पहले लिखते हैं हम, जब हमें ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया है पर्टिकुलरली तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बात करेंगे। कह रहा है निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात करिए। तो माध्यिका ज्ञात करना है तो पहले आप क्या कर लेंगे, इनको सीक्वेंस में लगा लेंगे। तो इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है जैसा कि मुझे दे रखा था, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। यहाँ पे हम बात कर लेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो पहला तो वही होता है, दूसरा हम 12 7 हम जोड़ेंगे, ये जुड़ता है, ये क्या होता है जुड़ता है 12 7 19, ऐसे ही जोड़ते जाएंगे। 18 दूना 36 से कितना 37 और यहाँ बात कर लेंगे 37 और 15, 37 10 47, 47 5 7 5 12 52, 52 10 कितना 62, कितना हो जाएगा 62 और ये कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65। तो हमारा कुमुलेटिव जो हम बात कर लेंगे माध्यिका हमारी कितनी आ गई 65/2, 65 कितना 2, हम हमेशा n/2 निकालते हैं। तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 2 2 4 और कितना 32.5, 32.5 जो आएगा वो इस वाले वर्ग में आएगा, 19 में तो आएगा नहीं, उससे ज़्यादा वाले में आएगा, मतलब इस वाले वर्ग में आएगा। ये f की तरह काम करेगा। हम जानते हैं CF वाला जिस वर्ग में आता है उसके ऊपर वाला लेते हैं, उसके ऊपर वाला लेते हैं। हमारी निम्न सीमा कौन सी होगी, ये होगी L। इसमें हम बात कर लेंगे निम्न सीमा कौन सी होगी ये। तो हम बात कर लेंगे फार्मूला हमारा होता है माध्यिका का, किसका माध्यिका का, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू कितना H, ये होता है आपका। तो L की वैल्यू कितनी दे रखी है, L की वैल्यू 20 दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 प्लस
32.5 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19 बटे कितना f का मतलब 18, कितना 18 इंटू कितना हो जाएगा h का मान अगर मैं देख पाऊँ तो 10, कितना 10। यहाँ सॉल्व कर लेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, ये हो जाएगा 20 प्लस घटाएंगे 12 में से 9 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13.5 बटे कितना 9 और ऊपर कितना हो जाएगा 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 × 5 = 25, 2 आएगा, 5 × 3 = 15, 2 17, 1 5 × 1 = 5, 1 6, तो ये आ जाएगा ये। हम बात कर लेंगे, ये हो जाएगा 20 प्लस 9 × 7 = 63, 9 × 7 कितना 63, 4 9 × 5 = 45, 27.5 के आसपास आएगा। किसके आसपास आएगा 27.5 के आसपास। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। आपसे बस माध्यिका, जब भी माध्यिका पूछेगा हम हमेशा क्या निकालते हैं, आपका वर्ग अंतराल दे रखा होता है, बारंबारता दे रखा होता है, संचयी बारंबारता निकालते हैं, फार्मूले में पुट करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि n/2 निकालना होता है, जो भी n/2 निकालेंगे उसको चेक करेंगे कि कहाँ आएगा, उसके जस्ट ऊपर वाला जिस वर्ग होगा उसके ऊपर वाला हमारा क्या होगा संचयी बारंबारता CF जिसको बोलते हैं, और फार्मूले में पुट करके हम आंसर निकाल देंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 27.5, कितना आ जाएगा, कह रहा है कि 1 - 5, ध्यान दीजिएगा आपसे बोल रहा है 1 - 5 कोई निर्देशांक है, a मान लिया 1 - 5, हमसे कह रहा है -4 और 5, -4 और 5 कह रहा है x h को विभाजित करता है। जब x h को विभाजित कर रहा है तो y = 0। देखो यहाँ ध्यान समझो कि जब कभी x h को कोई विभाजित कर रहा है, मतलब इस वाले बिंदु पे अगर मैं बात कर लूंगा y का मान कितना होगा 0, y का मान कितना होगा 0। तो हम बात कर लेंगे निर्देशांक ज्ञात करना है, बिंदु का क्या करना है निर्देशांक ज्ञात करना है, p का हम बात कर लेंगे। बिंदु p का निर्देशांक बराबर, बिंदु p का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा। हम मान लेते हैं इसको m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, और यहाँ मान लिया है कि m1/m2 बराबर कितना लैम्डा माना, ठीक है ना। m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है तो लैम्डा मान लिया, तो लैम्डा x2 प्लस x1 अपान लैम्डा प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा लैम्डा y2 प्लस y1 अपान लैम्डा प्लस 1। कई बच्चे इस क्वेश्चन को k मान के किए होंगे लैम्डा की जगह, या कोई और डिजिट मान के किए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात यही है कि m1 m2 का अनुपात ही होता है जो आपने पहले निकाल रखा था, ठीक है ना। x0 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x1 और y1, इस वाले में हम मान लेते हैं x1 और क्या y1, और इसको मान लेते हैं x2 और कितना y2, तो कितना हो जाएगा x2 कितना है हमारा -4 है, कितना है -4, प्लस x1 की बात कर लेंगे तो कितना है 1 है, यहाँ बात कर लेंगे लैम्डा प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। लैम्डा y2 का मान अगर मैं देख पाऊँ तो कितना है 5 है, कितना है 5 है। y1 का मान कितना है, y1 का मान -5 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, कितना हो जाएगा लैम्डा प्लस 1। तुलना कर दीजिए y को y निर्देशांक के साथ, y को y निर्देशांक के साथ, x को x निर्देशांक के साथ, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 लैम्डा -5 बटे लैम्डा प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 0। इसमें पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 5 लैम्डा -5 बराबर कितना 0। कई बार हम इसको लैम्डा प्लस 1 लिख देते हैं, गलती से हम क्या कर देते हैं लैम्डा प्लस 1। अगर प्रेशर ज़्यादा होता है, और हम बात कर लेंगे टॉपिक, मतलब टॉपिक तो क्लियर होता है, आते हुए क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन क्या होता है एग्जाम में थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ी सी जिसको बोलते हैं सिली मिस्टेक की वजह से यहाँ पे ऐसा हो जाता है। लगाए हुए क्वेश्चन ही रहते हैं लेकिन परेशानियाँ आ जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करेंगे आपका ये गलती क्या हो जाएगा कम। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, हमें x का मान मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 लैम्डा प्लस 1 अपान लैम्डा प्लस 1, और लैम्डा का मान कितना निकाला अभी आपने 1, तो -4 + 1 बटे 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 बटे 2, -3 बटे 2। तो यहाँ पे p का निर्देशांक कितना हो जाएगा, p का निर्देशांक, बिंदु p का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, निर्देशांक बराबर हो जाएगा हमारा -3 बटे 2 और कितना 0। यही होगा हमारा फाइनल आंसर, और ये आपका हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। आगे बात कर लें, ई नंबर की बात कर लें, एफ नंबर की बात कर लेंगे, किसी बात कर लेंगे एफ नंबर की। कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करिए, बिंदु किसके ए के निर्देशांक ज्ञात करिए। हमसे कह रहा है जहां हम बात कर लें ए बी एक वृत्त का व्यास है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है ना। तो देखिए ए बी वृत्त का व्यास है जिसके केंद्र हमारे दे रखे हैं, और बी का निर्देशांक देखिए, आप ध्यान दीजिए। ये अगर मैं बात कर लूँ कि ये हमारा क्या है, ए बी हमारा वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, और ये केंद्र O मान लिया। केंद्र के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2 - 3,
और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1 और 4। कितना दे रखा है? 1 और 4। ए का निर्देशांक आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। आप ध्यान दीजिए कि ए का निर्देशांक जब मैं बात कर रहा हूं इसको x और y मान ले रहा हूं। कितना मान ले रहा हूं? x और y। यहां बिंदु O के निर्देशांक अगर मैं बात करूं ठीक मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये दोनों तरफ क्या होगा? बराबर। हम जानते हैं मध्य बिंदु का फार्मूला, बिंदु O के निर्देशांक, बिंदु O के निर्देशांक बराबर कितना होता है? ये होता है हमारा x1 प्लस x2/2, मध्य बिंदु के लिए लगाएंगे, y1 प्लस y2/2, क्योंकि व्यास का जस्ट केंद्र पे अगर मैं बात कर लूँ ये त्रिज्या हमारी क्या होगी? समान होगी दोनों तरफ। तो हम बात कर लेंगे कितना हो जाएगा? x ये हो जाएगा, मान लो इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया और इसको क्या मान लिया? y2 मान लिया। x प्लस 1/2 और यहाँ बात कर लेंगे y प्लस 4 बटे कितना? 2। ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा। और यहाँ बिंदु O के निर्देशांक कितने हैं? 2 और -3। 2 और कितना? -3। आप निकाल लोगे जो भी आपको निकालना है। यहाँ से x का मान तुलना कर देंगे, x प्लस 1/2 से 2 का x का निर्देशांक x से, y का y से, तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर 4 - 1 मतलब कितना? 3। x बराबर कितना आ गया? 3। और एक बार y बराबर करेंगे तो y प्लस 4/2 बराबर कितना? -3। तो y प्लस 4 बराबर कितना? -6। और y बराबर कितना? -10। तो ये आ जाएगा -10। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? बिंदु O का निर्देशांक, ए का निर्देशांक हो जाएगा 3 और -10। 3 और कितना हो जाएगा? -10। ठीक है ना? तो यही हमारा उत्तर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। आगे बात कर ले, अगर हम F नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लें। अब यहाँ पे जो भी दे रखा है वो बोल रखा है, चूंकि यहाँ ध्यान ये दीजिएगा k के किस मान के लिए हमें बोल रहा है कि अद्वितीय हल होगा। चूंकि बुक में ये दे रखा है कि ये सिलेबस से बाहर है, लेकिन आप जानते हो कि अद्वितीय हल की बात कर लें, समांतर जो कोई हल नहीं होता है, और इसी तरीके संपाती जहाँ कई हल होते हैं, इसमें हमारे क्या होते हैं, ये टॉपिक में है तो हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस ky बराबर 1, और इसी तरीके मैं बात कर लूँ 3x माइनस 5y बराबर कितना? 7 का एक हम बात कर लेंगे। k का मान ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? k का मान आपसे a1 है, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर कितना? c2। हम बात कर लेंगे यहाँ पे कि k का मान ज्ञात करना अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए हमारा कितना होता है? अद्वितीय हल के लिए अगर हम बात कर लें तो होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू कितना? b1/b2। तो हम बात कर लेंगे 2/3 बराबर, ये मतलब ये नॉट इक्वल टू होगा k बटे -5। k बटे कितना? -5। सॉल्व करोगे तो k का मान 10, k का मान -10/3 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ हम बोल लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या होगा? यही हल होगा। ये क्या होगा? हल होगा। तो k का मान याद करिए, तो -10/3 नहीं होगा अद्वितीय हल के लिए, यही हमारा सही होगा। और यहाँ पे तो आंसर दे नहीं रखा है, तो हमारा यही होगा। ठीक है ना? 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा था, आप ध्यान दो 4 नंबर का क्वेश्चन था। जब आया होगा पेपर में तो आसान से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मिल जाएगा नंबर आपको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अगला बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन भी आपसे बोल रहा है सिलेबस से क्या हो चुका है? कट चुका है। वज्र विधि आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको करने की जरूरत ये है नहीं। ये काट ही दिया है, पूरा विधि ही काट दिया है, तो आएगा ही नहीं, संभावना ही नहीं है, तो करेंगे ही नहीं। ठीक है ना? आगे बात कर लेंगे, बी नंबर के बाद बात कर लेंगे, सी नंबर की बात कर लेंगे। कह रहा है यहाँ हमें क्या निकालना है? यहाँ आपको निकालना है एफ का मान ज्ञात करना है। आपको माध्य दे रखा है। माध्य क्या है? दे रखा है, मतलब x बार का मान पहले से ही पता है 25, और यहाँ आपको ये सीरीज दे रखी है। देखो आप क्या करोगे, जैसे आप सॉल्व करते थे वही काम करोगे। तो सबसे पहले आप कॉलम बना लोगे। वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ f हो जाएगा, यहाँ पे x लिख दे रहा हूँ। आप पेपर में क्या करोगे? कॉलम बना के करोगे। वर्ग अंतराल जिसको क्लास इंटरवल बोल रहे हैं, मार्क स्कोर किया था, और स्टूडेंट का पूरा हम बात कर ले। मध्य बिंदु यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 और 10 का हम कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु दोनों को जोड़कर बटे 2 करते हैं। बटे क्या करते हैं? 2, तो आ जाएगा 5। यहाँ पे करेंगे तो 15, यहाँ पे करेंगे तो 25,
यहाँ पे करेंगे तो 35 और इसी तरीके कितना हो जाएगा 45। ये f था हमारा और ये x था, हमें क्या निकालना है fx, क्या निकालना है fx। कितना हो जाएगा 6 25 30, यहाँ बात कर लेंगे 15 f हो जाएगा, यहाँ बात कर लेंगे 25 छक्का 150 हो जाएगा आसपास, और हम बात कर लेंगे 350, यहाँ बात कर लेंगे कितना आ जाएगा 350 है, ध्यान रखना ये 350 है, 300 क्या है 50, 5 25 25 और हम बात कर लेंगे 5 चौक के 20, 2 कितना हो जाएगा 22, 225 हो जाएगा। तो ये हमारा आया, सबको जोड़ लेंगे, सबको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो ध्यान दो 5 है और इसी तरीके हम बात कर लेंगे 5 ही रहेगा, ये सिग्मा एफ एक्स निकालना है, क्या निकालना है सिग्मा एफ एक्स, सबको जोड़ रहे हैं। 2 5 7 7 5 12 12 12 3 कितना हो गया 15 15 1 आ गया, 2 1 3 3 3 6 1 7 कितना हो गया 7 प्लस कितना हो गया 15 एफ, यही आएगा ना 755 प्लस 15 एफ आएगा। सिग्मा एफ आप निकाल लोगे, सिग्मा एफ एक बार निकालोगे तो कितना आएगा इस वाले सेक्शन में सिग्मा एफ कितना आ जाएगा 5 10 15 15 6 21 21 6 27 27 प्लस एफ आएगा, कितना आएगा 27 प्लस एफ, ये हमारा आ गया। अब ध्यान दीजिए कि x बार बराबर कितना होता है, हम जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये दे रखा है 25, कितना दे रखा है 25, हम देख रहे हैं 27 प्लस एफ पहले से ही दे रखा है, इसका आंसर मतलब ये आया है। और हम बात कर लें यहाँ पे कितना है 755 प्लस 15 एफ है, तो ये कितना आ जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अब गुणा कर लीजिए 755 प्लस 15 एफ और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 का 27 में गुणा करेंगे, 25 का 27 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 25 एफ हो जाएगा। 25 सत्ते हम बात कर लेंगे 175, 5 17 का हो गया कॉमन, 25 दूना 50, 50 17 कितना हो जाएगा 50 17, ये हो जाएगा 67 के आसपास। ये अब हम सॉल्व करेंगे, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा 25 एफ माइनस 15 एफ, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस ही तो होगा, 10 एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 755 में से माइनस कर लेंगे 675, 0 आएगा, 15 में से 7 गया कितना 8, 80 आएगा। 10 एफ बराबर कितना आ जाएगा 10, 80 बटे 10, 80 बटे कितना 10 मतलब कितना आ गया 8, तो f का मान कितना आएगा 8, ऐसा कितना आएगा 8, ठीक है ना। तो यही आपका दे रखा है ई में, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है ना, करना कुछ नहीं है, आपको एक बार सिग्मा एफ निकाल लेना है, एक बार सिग्मा एफ एक्स निकाल लेना है, सिग्मा एफ एक्स निकाल लेना है, दोनों की वैल्यू बस पुट कर देनी है, एफ का मान अपने आप क्या हो जाएगा आ जाएगा कैलकुलेशन करने पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ई के बाद हम लोग ज्ञात करने के लिए जब भी होता है सबसे पहले यहाँ वाले पे आप ध्यान दोगे, इसमें हम सबसे ज़्यादा देखेंगे, सबसे ज़्यादा कौन सा है 12, तो ये कितना हो जाएगा F1, इसके पहले वाला हो जाएगा F0 और इसके नीचे वाला हो जाएगा F2, कितना हो जाएगा F2। F1 के ठीक सामने जो है उसी को हम बोलेंगे क्लास इंटरवल में L ले लेंगे, कितना हो गया L बराबर 60, और H बराबर कितना आएगा, H बराबर हम जानते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस हर बार कितना जा रहा है 0 से 20 में 20 का, 20 से 40 में 20 का, तो H बराबर कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा 20। आप फार्मूला जानते हो बहुलक का फार्मूला जानते हो, क्या होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना H, इंटू कितना H। यहाँ पे बात कर लेंगे L का मान कितना है 60, कितना है 60 प्लस F1 माइनस F2 12 माइनस 10, 12 माइनस कितना हो जाएगा 10। यहाँ बात कर लेंगे 2 गुणे कितना हो जाएगा 12, 2 गुणे कितना हो जाएगा 12 माइनस F0 का मान कितना है 10 और ये कितना है 6, कितना है 6 गुणे कितना है, यहाँ बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 2, 12 दूना 24 16 और इधर कितना हो जाएगा 20। हम बात कर लेंगे 60 प्लस 20 दूना कितना हो जाएगा 40, 14 में से 6 गया 8, और हम बात कर लेंगे यहाँ पे यही आएगा 8 25 40, ये कितना आ जाएगा 65 के आसपास आपका आएगा बहुलक का मान कितना आएगा 65 के आसपास। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात कर लूँ कुछ करना नहीं है सिवाय एक चीज़ के कि आपको पता हो कि F1 कौन सा है, F0 कौन सा है और F2 कितना है, और फार्मूले याद हो आपको, क्योंकि फार्मूला ही नहीं याद होता है कुल के बाद 1-2 क्वेश्चन लगा के बच्चे इस चैप्टर में छोड़ देते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, और आपको लगाना ठीक से क्वेश्चन यहाँ पे। तो 65 आंसर आएगा आपका। आगे बात कर लेते हैं। बुक में इसका आंसर जो दे रखा है वो दे रखा है 44.7 दे रखा है। मैं बात कर रहा हूँ राजीव के अनसॉल्व की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो दे रखा है आंसर गलत दे रखा है, 65 ही आंसर आएगा, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। आगे चलते हैं।
ये कह रहा है सिलेबस से हट चुका है, आपका समीकरण युग्म सॉल्व करना है, लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन है, पता नहीं अगर पूछ ले तो ठीक है ना, इक्वेशन ही सॉल्व करना है और हम जानते हैं इसको हम कर भी सकते हैं। 1/x बराबर u मान लेंगे और 1/y बराबर क्या मान लेंगे v। जब भी हमारा चर राशि नीचे होती है हम उसको मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो इस समीकरण को आप लिख सकते हो कितना, 3u, कितना लिख सकते हो 3u प्लस 2v बराबर कितना 11, और इस समीकरण को आप लिख सकते हो 4u, ये कितना हो जाएगा -5b बराबर कितना 7। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब इसको मान लोगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लोगे समीकरण नंबर 2। आप देखो नीचे वाले में 5 है, ऊपर वाले में 2 है। विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए ऊपर वाले में 5 का, नीचे वाले में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 गुणे 5 तथा समीकरण 2 गुणे 2 करने पर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, समीकरण 1 गुणे 5 मतलब कितना हो जाएगा, 3 में 5 का गुणा करोगे कितना आएगा 15u प्लस 10v बराबर कितना 55। इसी तरीके 2 का गुणा करोगे तो 8u माइनस 10v बराबर कितना 14। तो ये करेंगे तो ये कट जाएगा, 15 8 कितना हो जाएगा 23u बराबर कितना 5 4 9, और ये कितना हो जाएगा u बराबर कितना आ जाएगा 3, u बराबर कितना आ जाएगा 3। u का मान 3 है, u का मान कितना है 3 है, मतलब कितना है 1/x का मान कितना है 3 है, x का मान कितना आ जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा 1/3। इस u का मान किसी भी समीकरण में आप रख दोगे, समीकरण 1 से, समीकरण किससे 1 से। तो आने लायक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी से काट दिया है तो आपको नहीं आएगा। एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको सॉल्व करना है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। खास तौर से मैं देख पा रहा हूँ पुराने पेपर्स में जैसे जैसे जाते जाएंगे, नए पेपर्स में तो आपको क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी कर दिया है, लेकिन पुराने पेपर्स में जैसे जाते जाएंगे आपको मनोहर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कहीं से संभावना हो सकती है कि क्वेश्चन आ जाए, x बराबर 1/3 दे रखा है, u का मान आपको पुट करना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में कितना है 3 गुणे, यहाँ बात कर लेंगे u का मान कितना था 3 था, प्लस 2 इंटू वी बराबर कितना 11। तो 2v बराबर 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 मतलब कितना 2, v बराबर कितना 1, v बराबर कितना आ गया 1। तो v का मान 1 मतलब 1/y का मान कितना 1, तो y का मान कितना 1 ही आएगा, y का मान कितना आएगा 1। x का मान 1/3 होगा, y का मान कितना होगा 1 होगा, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो आंसर दिया नहीं है क्योंकि ये सिलेबस से पहले ही बोल रहा था बाहर है, एनसीईआरटी काट दिया है एक्सरसाइज नई वाली बुक में। तो फिर भी आपने एक बार ट्राई करना है, क्योंकि इक्वेशन ही है, सॉल्व करने का तरीका बस यही रहेगा कि आप इसको मान लोगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। अगला नंबर हम बात कर लें, कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि अंश को में 1 जोड़ा जाता है। तो मान लेंगे पहले भिन्न क्या है, माना भिन्न x/y है, माना भिन्न कितना है x/y है। तो एक भिन्न प्रश्नानुसार हम बात कर लेंगे, प्रश्नानुसार एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में 1 जोड़ देंगे तो भिन्न कितनी हो जाएगी 1/3, और वह 1/4 हो जाती है जब उसमें से घटाया जाता है हर में से। तो हर में से 1 घटाते हैं तो कितना हो जाता है 1/4। हम बात कर लेंगे कितना हो जाएगा 3x + 3 बराबर कितना y। यहाँ पे करेंगे 3x - y बराबर कितना -3, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या 1। ये हो जाएगा 4x बराबर y - 1, ये हो जाएगा 4x - y बराबर कितना -1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर कितना 2। समीकरण 1 दे रखा है और समीकरण कितना दे रखा है 2 दे रखा है। समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3x - y बराबर कितना दे रखा है -3, और यहाँ बात कर लेंगे 4x - y बराबर कितना आया -1, माइनस प्लस प्लस ये कटेगा, ये आ जाएगा -x बराबर कितना -2, और x बराबर कितना आ जाएगा 2। x का मान आपको मिल गया, x का मान आपको क्या हो गया मिल गया। किसी भी समीकरण में मान लीजिए समीकरण 1 से बात कर लेते हैं, किससे बात कर लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
x का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो 3 गुणे 2 माइनस कितना हो जाएगा y बराबर कितना -3, तो माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, 6 + 3 मतलब कितना 9, y का मान कितना आ जाएगा 9, y का मान कितना आ जाएगा 9, जो भिन्न आएगी वो कितना हो जाएगा 2/9, भिन्न आएगी जो कितना हो जाएगा 2/9। तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका क्या होगा आंसर, और यही आपसे क्या किया था पूछा था, 2/9 आपका आ जाएगा और आंसर भी यही है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, एक मंदिर की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर। तो मान लिया ये मंदिर है, मंदिर की ऊंचाई हमारी कितनी है 15 मीटर, कितनी है 15 मीटर। कह रहा है मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष का हमारा उन्नयन कोण बोल रहा है। उन्नयन कोण मतलब यही होगा, ये 30 डिग्री है और पाद का अवनमन कोण आपको दे रखा है कितना 45 डिग्री, कितना दे रखा है 45 डिग्री। कह रहा है सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई, ये भवन है, ये क्या है ये भवन है पूरा, और ये क्या है ये मंदिर है, ये क्या है मंदिर है। आप देख रहे हो यहाँ पे कि मान लेते हैं सबकी भुजाएं मान लेते हैं A B C D और E। जब ये 45 है तो ये भी कोण कितना होगा 45, और हम बात कर लेंगे ए बी किसके बराबर होगा सी डी के बराबर होगा, आमने सामने की भुजाएं हैं, आमने सामने की क्या है भुजाएं आयत के। ए डी बराबर कितना होगा बी सी, ए डी बराबर कितना होगा बी सी, और ये भी कितना होगा 15, कितना होगा 15 मीटर। और इसी तरह की बात कर लेंगे कोण सी डी बी, कोण सी डी बी बराबर कितना हो जाएगा कोण डी बी ए, कोण डी बी ए, ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। हम मान लेंगे माना सी ई बराबर कितना एच, सी बराबर कितना एच। अब हम बात कर लेंगे इस ट्रायंगल की बात कर लेंगे, ट्रायंगल ये कौन सा कोण है एकांतर कोण है, कौन सा कोण है एकांतर कोण है, और ये क्या है आयत की भुजाएं है, ये क्या है आयत की भुजाएं, आयत की भुजाएं। ध्यान रखिए यहां बात कर लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में बात कर लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा tan 45 लगाएंगे। tan 45 क्यों लगाएंगे ध्यान दीजिएगा, कोण के ठीक सामने लंब है और ये आधार, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इसी से मतलब है क्योंकि ए बी और सी डी हमारे दोनों क्या है बराबर है। तो हम बात कर लेंगे ये कितना हो जाएगा एच डैश बटे कितना ए बी, एच डैश बटे कितना ए बी। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे बात कर लेंगे, चूंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, तो हो जाएगा एच डैश, एच डैश का मान कितना था आपका एच डैश का मान था 15, कितना था 15, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 15, ए बी बराबर कितना आ जाएगा 15। एक काम हो गया आपका, समीकरण 1 बात कर लेंगे, किसकी बात कर लेंगे समीकरण 1 15 मीटर होगा। इसी तरीके त्रिभुज सी डी ई में बात कर लेंगे, त्रिभुज सी डी ई में बात कर लेंगे। तो त्रिभुज सी डी ई में क्या है आप ध्यान दीजिएगा tan 30 की बात कर लेंगे, इसकी बात कर लेंगे tan 30, tan 30 का मतलब ठीक सामने वाली भुजा कैसी होगी सी ई, कैसी होगी सी ई, और एक इस तरह होगा सी डी, तो ये हो जाएगा सी ई अपान सी डी, कितना हो जाएगा सी ई अपान सी डी, ये हो जाएगा 1/√3। और यहाँ पे आप देख पाए सी ई को आपने मान रखा था h, कितना मान रखा था h, और सी डी को अगर हम बात कर लेंगे सी डी हमारा किसके बराबर था ए बी के बराबर था, सी डी किसके बराबर था ए बी के बराबर था, जो कि हमारा कितना होगा 15 मीटर। यहाँ पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा 15, इधर गुणा होगा 15/√3, 15 बटे कितना √3, इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, √3 से ऊपर नीचे क्या कर लो गुणा, तो ये आ जाएगा 15√3 बटे कितना 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, हल करोगे तो 5√3 आएगा, कितना आएगा 5√3। तो यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। सीई का मान कितना आ गया 5√3 आ गया, और ये पहले से ही पता है कितना 15, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बीई निकालना है, क्या निकालना है बीई, जिसको बोलते हैं भवन की ऊंचाई। तो ये हो जाएगा BC + CE, BC + CE। BC का मान आपको पहले से ही पता है कितना है 15 है, कितना है 15, और ये आपने निकाला 5√3, तो 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, 3 + √3 आएगा, 3 + √3 क्या मीटर। आपसे यही कह रहा था कि सिद्ध करके बताइए, सिद्ध करके बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन था आपका, आपको नंबर क्या हो जाएगा मिल जाएगा, ठीक है ना। बातें आपको समझ में आ रही होंगी, चलते हैं आगे। चौथे नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा है, अथवा करके दे रखा है, ठीक है ना। 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है एक भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब ध्यान देना यहाँ पे, भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब भवन छोटा होगा और शीर्ष क्या होगा
स्तंभ का शीर्ष हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, तभी तो उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। कह रहा है भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का कोण हमें दे रखा है अवनमन कोण 45 डिग्री। कितना दे रखा है, 45 डिग्री। उसी तरीके का क्वेश्चन है, कह रहा है ये 45 डिग्री है। कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई, अब की बार ये दे रखा है, अब की बार क्या दे रखा है, ये 40 मीटर। कितना दे रखा है, 40 मीटर। तो हम मान लेंगे कि ये हमारी ऊंचाई कितनी है, h है। कितनी है, h है। ये मान लेंगे h। अब यहाँ पे लिख देंगे A B C D E। पूरी बातें आप लिखा करो कि AB किसके बराबर होगा, CD के, और इसी तरीके AD बराबर कितना होगा, BC के। क्यों होगा, क्योंकि ये आयत की हमारी क्या है, भुजाएं। आयत की क्या है, भुजाएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखोगे कि आयत की भुजाएं है, आयत की क्या है, भुजाएं। साथ ही साथ आप कोण के बारे में भी लिखोगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, आप यहाँ पे लिख लोगे कि ये वाला कोण इसके CDB DBA के क्या होगा, बराबर। हम बात कर लेंगे त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में यहाँ बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 60। कितना हो जाएगा, tan 60 बराबर हो जाएगा। ये वाला सेक्शन हमारा कितना है, ये CE है। देखो जब ये H था, ये हमारा कितना था, H था, और ये पूरा 40 था, तो ये वाला सेक्शन कितना बचा, ये वाला सेक्शन कितना बचा, ये बचा 40 माइनस H। कितना बचा, 40 माइनस H, यही तो बचा। ये पूरा 40 था और ये पूरा H है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस H, यही तो आएगा। तो हो जाएगा tan 60 बराबर CE अपान कितना, CE अपान हो जाएगा CD। CE अपान कितना हो जाएगा, CD। ये √3 हो जाएगा। CE का मान कितना है, 40 माइनस H। कितना है, 40 माइनस H। और CD का मान कितना है, CD का मान नहीं पता है। CD का मान क्या है, नहीं पता है। तो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 माइनस H बटे कितना, √3। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या, 1। इसी तरह की बात कर लेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में आप क्या करोगे, देखो लंब से मतलब है और आधार से, कर्ण से कोई मतलब है नहीं, तो tan लगाओगे। tan लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h। देखो tan 45 h अपान AB, h अपान कितना, AB। लंब बटे आधार होता है, तो इसका मान 1 है। h बराबर कितना, AB। ये हो जाएगा AB बराबर कितना, h। AB बराबर कितना हो जाएगा, h। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा। इसका मान हम यहाँ रखेंगे, AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो हम बात कर लेंगे, ये हो जाएगा CD बराबर भी कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। तो बात कर लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 2 से कितना हो जाएगा, देखो इधर भी CD इधर भी CD, मतलब राइट हैंड साइड वाला भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। मतलब 40 माइनस H बटे कितना, √3 इज इक्वल टू कितना, H। कर लेंगे 40 माइनस H बराबर √3H, और यहाँ बात कर लेंगे 40 बराबर √3H प्लस H। कॉमन ले लेंगे H, तो कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो हो जाएगा 40 बटे √3 प्लस 1। ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, √3 माइनस 1 से, √3 माइनस 1 से करोगे तो H बराबर आएगा। अब देखो यहाँ जगह है नहीं, तो मैं यहीं लिख देता हूँ। कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे, ध्यान देना। कितना हो जाएगा, 40 √3 माइनस 1, और A प्लस बी माइनस बी लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 मतलब 2 आएगा। काटेगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। और यही हमारा सिद्ध करना था कि ऊंचाई कितनी है, 20 √3 माइनस 1 मीटर, 20 √3 माइनस 1 मीटर। आप ध्यान दो, तो ये मीटर में आप लिख लोगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिद्ध यही करना था आपको, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। हमारे समझ से दिख भी रहा होगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 6 नंबर का क्वेश्चन था आपका, आगे चलते हैं। कह रहा है एक ठोस एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है हमारा, एक ठोस शंकु के आकार का है और एक समान त्रिज्या के कह रहा है एक ठोस शंकु के आकार का है और ये गोले पर हमारा क्या है, अध्यारोपित है, अर्धगोले पर। कह रहा है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो। देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। आप जानते हो कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर। कितना होता है,
2 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल, ये हमारा है, दोनों समान है। कह रहा है त्रिज्या और शंकु में हमें क्या है बताना है, रेशियो, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई तो मान लीजिए शंकु की हमारी कितना है, ऊंचाई h है और त्रिज्या r है, तो मान लेंगे, माना शंकु की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, ऊंचाई क्या है h है। तो जब ये है तो पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो l बराबर कितना आ जाएगा, l बराबर 2r आएगा, l बराबर कितना 2r, l बराबर कितना होता है हम जानते हैं, तिर्यक ऊंचाई बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यही तो होता है, बराबर 2r, ध्यान रखना इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये हमेशा 90 डिग्री पर ही होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2r का स्क्वायर, 2r का क्या स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर, ये हो जाएगा उधर जाएगा 3r स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर। पूछ क्या रहा था आपसे, आपसे पूछ रहा था त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करिए। तो त्रिज्या तो ये रही हमारी आर स्क्वायर, और ये क्या रहा, इधर इसको भेजेंगे तो क्या एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3, तो हो जाएगा r बटे एच बराबर कितना 1/√3, 1 कितना √3, यही आपसे क्या किया था पूछा था, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा, त्रिज्या और इसका ऊंचाई का अनुपात हमारा आ जाएगा 1/√3 के आसपास आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब आगे बात कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कट चुका है लेकिन लगाने लायक क्वेश्चन है, तो इसको बात कर लेंगे। ध्यान देना, कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 गोले को, 3 गोला है 12 सेंटीमीटर व्यास का, एक 12 सेंटीमीटर व्यास का है, एक 16 सेंटीमीटर व्यास का है, और एक हम बात कर लेंगे 20 सेंटीमीटर व्यास का है। तीनों को पिघलाकर हम क्या कर रहे हैं, एक ठोस गोला बनाया जाता है। इसको पिघलाकर मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोई ठोस गोला बना रहा हूँ बड़ा, उसका हमें क्या करना है, व्यास ज्ञात करना है। जब भी किसी को पिघलाकर कुछ बना रहे हैं तो वॉल्यूम तीनों के हमारे क्या होंगे, वॉल्यूम इन तीनों के हमारे क्या होंगे, ये बराबर होंगे किसी बड़े वॉल्यूम के, ठीक है ना। तो इन दोनों का समेसन हम बात कर लेंगे, हमारा किसके बराबर आएगा, बड़े वाले के। तो हम बात कर लेंगे, ये व्यास दे रखा है r1 = अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा 6, 12 का आधा कितना होगा 6, r2 = निकालूंगा तो कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, r3 = निकालूंगा तो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, और ये r मुझे निकालना है, r मुझे क्या करना है, निकालना है। ध्यान देना यहाँ पे, ये हो जाएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब, 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब। गोले का तो यही होता है आयतन हमारा, तो हम बात कर लेंगे 4/3 पाई r का क्यूब। आप देख रहे हो कि ये 4/3 पाई सब में कॉमन है, 4/3 पाई सब में क्या है, कॉमन है। तो हो जाएगा r1 का मान आपका कितना था 6 का क्यूब, r2 का मान कितना था 8 का क्यूब, और r3 का मान कितना था 10 का क्यूब बराबर 4/3 पाई r का क्यूब। 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 216, 512 और 1000, ये हो जाएगा r का क्यूब। इन सबको जोड़ोगे तो ये आएगा लगभग r क्यूब बराबर आ जाएगा 1728 के आसपास, और 1728 किसका होता है 12 सेंटीमीटर, इसका 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको करना इतना ही था, आपसे ही 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में कुछ नहीं दम था, आपके सिलेबस में गोले का फार्मूला है ही, तो अगर भले ही एनसीईआरटी से निकाल दिया, बट ये क्वेश्चन लगाने लायक है आपका, तो संभावनाएं है कि आ जाए, तो आपको लगाना है। आपको क्या करना है, लगाना है। 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से हमने क्या किया, इस वाले सेट को, जिसको हम बोल रहे हैं सेट 3 के सारे क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। आप पीछे भी जाकर सारे पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए और आपको सेट
मैं बात कर रहा हूँ 2022 तक के, जिनके पास अभी समय बचा है, जो 2023 के पेपर लगा चुके हैं, वो 2022 के भी पेपर अभी क्या करें, लगाएं पूरा। क्योंकि देखो बच्चा, जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, और ध्यान रखना अनसॉल्व के क्वेश्चंस अगर आपके पास समय है तो 1 से 2 बार लगा लीजिएगा। अभी आपको हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट पे भी ध्यान देने की जरूरत है, और सामाजिक विज्ञान जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो 3 ये भी सब्जेक्ट्स आप ध्यान देते रहिएगा बराबर। क्योंकि बस मैथ या साइंस पढ़ने से आपका कुछ नहीं होने वाला है, वो भी सब्जेक्ट आपको साथ ही साथ ध्यान देने। 1 से 1.5 महीने ही बचे हुए हैं आपके पेपर में, आप अच्छे से तैयारी करिए, आप अच्छा नंबर लेके आइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।